let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाथ सर क्लासेस। आई होप कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे जितनी भी रिवीजन वीडियोस आ रही हैं वो आपको बहुत अच्छे से आपकी स्टडीज़ में हेल्प कर रही हैं और श्योरिटी है कि वो रिवीजन वीडियोस आपके जो मार्क्स हैं बोर्ड्स के एग्जाम्स में उसमें भी ज़रूर आपकी हेल्प करने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने रिवीजन क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमने चैप्टर पिक किया है वो है आपके साइंस की बुक, जो कि एनसीईआरटी की बुक हमने सेलेक्ट की है अपने क्लास के लिए। तो उस साइंस की बुक से हमने जो आज चैप्टर पिक किया है वो है आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर आज का चैप्टर। और स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ाई में कैसी भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो ध्यान रखो कि आपको मेरे और जो वीडियोस पे एक नंबर जो फ्लैश होता है उस नंबर पे आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो और फिर आप अपने डाउट्स वहाँ पे हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो हम लोग आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर है आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अच्छा, तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि रिप्रोड्यूस या फिर रिप्रोडक्शन की जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ी। ठीक है, देखो क्या है कि आपने इस चैप्टर से पहले पढ़ा है लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़ा आपने? लाइफ प्रोसेस पढ़ा है। और लाइफ प्रोसेस में आपने ये देखा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो अलग अलग प्रोसेस हो रही है टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ, तो उन सारी प्रोसेस को अगर आप मतलब एक तरीके से कंप्राइज करो तो आप उनको बोलते हो लाइफ प्रोसेस। ठीक है, मतलब लाइफ को सस्टेन रखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है आपकी लाइफ, मतलब लाइफ प्रोसेस। अब दूसरी चीज़ ये है कि फिर रिप्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है। तो रिप्रोडक्शन की ज़रूरत को समझो। देखो क्या है कि अगर सिर्फ लाइफ प्रोसेस ही, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ प्रोसेस ही करे, जो कि हमने जैसे न्यूट्रिशन हो गया या फिर रेस्पिरेशन हो गया या फिर एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मान लो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर यही सब चीज़ें सिर्फ हो रही हैं, तो ऑर्गेनिजम्स की अगर और ये लाइफ प्रोसेस अगर अच्छे से हो रही है तो मतलब जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने वाला है। बट द थिंग इज दैट कि अगर उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब क्या हुआ कि अगर वो ऑर्गेनिज्म एक है, मानो एक ऑर्गेनिज्म है और वो 1 से 2 ना हो, फिर 2 से 3 ना हो या फिर 4 ना हो, तो मतलब अगर वो सिर्फ एक ही रहेगा, एक है और सारी लाइफ प्रोसेस वो अच्छे से वेल मेंटेन तरीके से कर रहा है, तो इसकी एग्जिस्टेंस रहेगी। बट जैसे ही ये खत्म होगा, जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म अपनी नेचुरल डेथ गेन करता है, उसके बाद ये जो भी स्पीसीज होगी, मान लो ये कोई स्पीसीज है तो ये स्पीसीज तो आपकी खत्म हो जाएगी। मानो ये स्पीसीज एक्स है, इसमें अगर रिप्रोडक्शन ना हो, इसकी लाइफ प्रोसेस बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, ठीक है, और तो जो इसकी नेचुरल डेथ है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये स्पीसीज पूरी खत्म हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपको क्या करना है, स्पीसीज की क्या एग्जिस्टेंस बना करके रखना है, अगर स्पीसीज की एग्जिस्टेंस बना के रखना है तो नेसेसरी क्या है, तो नेसेसरी है कि वो रिप्रोड्यूस करे। आ रही है बात समझ में? मतलब अगर रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीसीज में बंद हुआ तो वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, आने वाले टाइम पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब आपको अभी ये समझ में आया कि बेसिक जो आपने बहुत छोटा सा ये टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस फॉर, मतलब किसी भी स्पीसीज की, इंडिविजुअल की नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्पीसीज की जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि उसके उसमें रिप्रोडक्शन जो है वो कैसा हो रहा है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन है तो वो स्पीसीज इतनी ज़्यादा ग्रोथ करेगी कि बाकी सारी स्पीसीज जो हैं वो खतरे में आ जाएंगी, और अगर उसकी बहुत कम रिप्रोडक्शन की रेट है तो वो खुद जो है वो स्पीसीज जो है वो खतरे में आ जाएगा और बहुत जल्दी वो पूरी खत्म हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आपको समझ में आया कि रिप्रोडक्शन जो है उसकी वैल्यू क्या है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरी चीज़ हम लोग ये समझे, दूसरी चीज़ ये कि रिप्रोडक्शन में आपका क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंज्यूम होती है, अदर देन मतलब जो आपकी बाकी जो लाइफ प्रोसेस हैं उन लाइफ प्रोसेस से ज़्यादा जो रिप्रोडक्शन में लाइफ जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सो नाउ अब हम लोग ये बात करते हैं, अभी आपको ये रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। नाउ अब क्या है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। मतलब क्या है कि हम लोग ये देखते हैं
कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कॉपिंग कैसे होती है। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म, लेट सपोज एग्जांपल के लिए जो इंसान के, अगर आप बेबीज को देखोगे तो इंसान जैसे लग रहे होते हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है ये जो कॉपी है ना, तो मतलब इस ऑर्गेनिज्म का एक ब्लूप्रिंट होगा। क्या होगा? इसका एक ब्लूप्रिंट होगा, और उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रही है जो इसकी नेक्स्ट जनरेशंस है। समझ आ रही है बात? मतलब ऑर्गेनिजम्स की जो नेक्स्ट जनरेशंस हैं वो किसको फॉलो कर रही हैं? नेक्स्ट जनरेशंस जो हैं वो एक ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रही हैं। वो ब्लूप्रिंट कहां से जनरेट हो रहा है? तो वो ब्लूप्रिंट जनरेट होता है डीएनए से। कहां से? डीएनए से। डीएनए की फुल फॉर्म क्या हुई? डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये समझो, अब सबसे पहली चीज तो हम लोग ये समझते हैं कि ये डीएनए होता कहां पे है। समझ में आ रही है बात? तो देखो, आपने 9th में पढ़ा था आपने सेल, और सेल के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका क्रोमोसोम्स। आ रही है बात समझ में? और क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल, और इसी जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? अभी तक सारी चीजें क्लियर हो रही है? मतलब अच्छा, ये सेल आपको अगर क्लास 9th का ही बहुत बेसिक है, वहां पे आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा होगा कि मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सारे ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? आपका सेल होता है, ठीक है। और सेल के अंदर हर कोई भी एक सेल होगा तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस जरूर होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, ठीक है। अभी मैं इसके डिटेल में जाऊंगा कि सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, बिकॉज वो क्लास 9th में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं भी पढ़ा हुआ तो ध्यान रखो कि हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है तुम्हारा डीएनए के थ्रू। अब आती है बात कि ये डीएनए हुआ क्या। मतलब अभी तो आपको ये समझ में आ गया कि डीएनए के थ्रू क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो बन रही है, ठीक है, वो जो चीज उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका डीएनए। और मैंने क्या बताया कि ये जो डीएनए है ना, ये आपका एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है ना। मतलब ये अपने साथ, डीएनए क्या करता है? अपने साथ इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इंफॉर्मेशन कैरी करता है। क्या करता है ये? इंफॉर्मेशन कैरी करता है। अब ये किस चीज की इंफॉर्मेशन कैरी करता है? ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है प्रोटीन की, प्रोटीन सिंथेसाइज। मतलब कि जो प्रोटीन किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो जिस प्रोटीन का सिंथेसाइज होना है वो प्रोटीन कौन सा है, वो आपका जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है वो करता है आपका डीएनए। आ रही है बात समझ में? मतलब क्या हुआ, अब इस चीज को समझो। कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म से डीएनए मतलब एक ब्लूप्रिंट ट्रांसफर हुआ किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है ना, उसके पास ऐसा नहीं कि कोई मतलब कोई बच्चा गया होगा और फिर वो बड़ा हो गया होगा, ऐसा नहीं है। सिंपली क्या है, अगर आप लोगों ने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखा है ना, तो जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनता है तो उससे पहले आता है उसका एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट आता है कि भैया उस घर को बनाना कैसे है। समझ में आ रही है बात? फिर आप लोग ईंटें लेकर के आते हो, बजरी लेकर के आते हो और उस तरीके से उस बिल्डिंग को बनाना शुरू करते हो। तो मतलब ये जो डीएनए था ना, ये एक ब्लूप्रिंट था कि मतलब भाई वो जो ईंटें बनाओगे आप, दीवारें बनाओगे, वो कैसे बनना चाहिए। उसके बाद जब वो ऑर्गेनिज्म बनना शुरू होता है तो उसके अंदर जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं वो इस डीएनए के बेसिस पे सिंथेसाइज होने शुरू होते हैं, जिसकी वजह से ये जो भी बेबी फॉर्म हो रहा है ये बिल्कुल अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह लगता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो मतलब मैं आपको बिल्कुल मतलब चीजें बेसिक लेवल पे ही समझा रहा हूं, बट जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नाउ अभी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे डीएनए कॉपिंग होती है, ठीक है। क्या हो रही है? डीएनए कॉपिंग हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो हम लोग जरा इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि लेट सपोज मैं एक बार के लिए मान के चल रहा हूं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है एक्स, कोई एक ऑर्गेनिज्म है एक्स, ठीक है।
जो कि आप एक ऐसे ही एक एग्जांपल के लिए मान लो कि ये 1630s का है ऑर्गेनिज्म जो है ये चाहे इंसान हो चाहे जो भी हो, ये 1630s का है, ठीक है। तो 1630s में जो अर्थ का एटमॉस्फेयर रहा होगा, इस टाइम पे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर रहा होगा वो डिफरेंट रहा होगा। आ रही है बात समझ में? वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर रहा होगा, ठीक है। मतलब कि इस ऑर्गेनिज्म के आसपास का जो नीचे होगा, नीचे मतलब इसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट, इसका जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होगा उसको बोलते हैं नीचे। तो इस ऑर्गेनिज्म का जो नीचे होगा कब 1630s में, तो वो डिफरेंट रहा होगा। और अगर आप इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप आज के टाइम पे लेकर के आ जाओगे, मतलब 20s में लेकर के आ जाओगे, मतलब 21st सेंचुरी, अगर मैं इसको 21st सेंचुरी में लेकर के आ जाऊं, तो यहाँ पे अभी देखो अभी पॉल्यूशन बढ़ गया है। आपको पता है कि भाई डेवलपमेंट हुआ है, पेड़ और कटे हैं, कई सारे रोडें बनाई गई हैं, कई सारी फैक्ट्रीज बनाई गई हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, इन्वायरमेंटल चेंजेस आए हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, चाहे कोई जानवर हो, जो 1630s का था और वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसकी बॉडी डिज़ाइन हुई थी, ठीक है, उसमें वो अपने आप को सस्टेन कर रहा था। आज के टाइम पे जब आप उसको आज की प्रेजेंट सिनेरियो में खड़ा कर दोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी है ना, तो आप कभी अपने क्लाइमेट को एक्सीडेंटल चेंज करके देखो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोग साउथ इंडिया में हो, एकदम से आप नॉर्थ इंडिया में जाकर के रहने की कोशिश करो हिमालयन रीजन पे, या फिर अगर आप हिमालयन रीजन में हो तो एकदम से आप साउथ इंडिया में जाकर के वहां पे रहने की कोशिश करो, तो आप ये देखोगे कि आपको ये प्लेस चेंज होने की वजह से ना, जगह चेंज होने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया टाइम के साथ साथ ये जो आपका नीचे है ना, ये नीचे आपके बहुत लंबे टाइम के ड्यूरेशन में चेंज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भी कुछ वेरिएशंस आपकी बॉडी में लाने पड़ेंगे टू सस्टेनेंस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। अपने आप को बचाए रखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको वेरिएशन चाहिए होगा, और यही आपकी बॉडी के अंदर वेरिएशंस की क्या है, इंपॉर्टेंस है। आ रही है बात समझ में? तो आप यहां पे, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप यहां पे लिख सकते हो कि वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स आर इंपॉर्टेंट टू सस्टेन देयर एग्जिस्टेंस इन चेंजिंग, या फिर क्लाइमेट बोल दो या फिर नीचे बोल दो, क्योंकि जो नीचे है मतलब जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वेरिएशन जो है उनकी बॉडी में आने चाहिए। इतना समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, और यहां पे है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो अब यहां से आपका बेसिक जो रिप्रोडक्शन है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आपका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो है वो, अभी तक आपने समझा कि भाई रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें नेसेसरी हैं, डीएनए क्या है, ये सब चीज़ें हमने समझ ली। अब हम लोग बिल्कुल पॉइंट पे बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है और क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ रही है बात समझ में? और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप यहां पे एक मोटा मोटा हिसाब ये समझ लो कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका मतलब हुआ कि यहां पे सिंगल ऑर्गेनिज्म, क्या सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिजम्स, मैं सिंगल ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कि जो लोग सिंगल हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। तो जब सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और कॉपीज में कन्वर्ट होगा, मतलब अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म, अभी जब हम लोग एग्जांपल्स पे आएंगे तब ये चीजें आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी कि जब कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू उसके फर्दर जनरेशंस को फॉर्म किया जाता है या फिर फॉर्म होती हैं, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसको बोला जाता है जहां पे टू ऑर्गेनिजम्स, मतलब टू इंडिविजुअल्स, टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स क्या रिप्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन। टू इंडिविजुअल्स, मैं यहां पे लिख रहा हूं, टू इंडिविजुअल्स टेकिंग पार्ट
taking part in formation of new individual. आ रही है बात समझ में? यहां पे सिंगल ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग न्यू स्पीसीज या फिर स्पीसीज बोलूंगा, न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब हम लोग इस चीज को जरा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो चीज है जो आपको समझनी है वो है आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या समझना है आपको? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर आपको कहीं कहीं पे अगर समझ में ना आ रहा हो कि मैं ये मतलब कहीं कहीं पे आपको अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आ रही हो, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठो तो अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने साथ लेकर के बैठ जाओ। तो कहीं भी जहाँ पे आपको चेंजेस लग रहे होंगे तो आपको ये जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, ये सारे के सारे वर्ड्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं किसी बुक को यूज नहीं करता हूँ फॉर टीचिंग पर्पज। ठीक है ना? ठीक है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है जरा वो समझते हैं हम लोग। तो इसमें देखो कई सारे जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं, जैसे जो सबसे पहला है वो है फिजन। क्या है? फिजन। और फिजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है ना। फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। अब तो यहां पे एक होता है तुम्हारे, इसके भी टाइप्स हैं। एक है तुम्हारा बाइनरी फिजन। क्या है? बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन किस किस में होता है? तो बाइनरी फिजन होता है तुम्हारा अमीबा में। एक तो अमीबा हो गया, दूसरा हो गया लेज़मेनिया। ठीक है। इनका जो डायग्राम है वो जरा अपनी बुक्स में देख लेना। मैं छोटा सा एक डायग्राम यहाँ पे बना करके बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये कोई एक अमीबा है, ये कन्वर्ट होगा कैसे? इस तरीके से कुछ करके कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो। तो मतलब सबसे पहली चीज़ ये समझो कि यहाँ पे आपका ये एक न्यूक्लियस था, तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ है दो न्यूक्लियस में। जब भी आपका कन्वर्जन होता है, मतलब जब भी आपका जो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म होती है, तो वो कैसे होती है कि सबसे पहले जो है वो आपका क्या फॉर्म होता है? सबसे पहले जो न्यूक्लियस है उसकी कॉपिंग हो जाती है। ध्यान रखना कि फॉर्मेशन के लिए क्या हो रहा है? डीएनए ट्रांसफर नहीं हो रहा है, डीएनए कॉपिंग होती है। जो कॉपी होता है वो ट्रांसफर होता है। आ रही है बात समझ में भाई? अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा तो वो खुद सस्टेनेंस कैसे करेगा? तो हो क्या रहा है फिर कि उसका डीएनए उसके पास ही है, बट एक फोटो कॉपी हो जा रही है, उसके अंदर एक कॉपी बन जा रही है। वो कॉपी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रांसफर होती है। तो ये, और उस ट्रांसफर में भी क्या होगा, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा? सबसे पहले ये न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होगा। तो पहले न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद जाकर के जो तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है वो फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, बाइनरी फ्यूजन हो गया। फिर हो गया तुम्हारा एक मल्टीपल फ्यूजन। क्या हो गया ये? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मल्टीपल फ्यूजन ही बोलते हैं। और मल्टीपल फ्यूजन है तुम्हारा किसमें? प्लेनेरिया में। ये तुम्हारा मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। और ये है तुम्हारा प्लाज्मोडियम में। ठीक है। अच्छा, लेज़मेनिया का मैंने बताया नहीं है, एक बार अपनी बुक से आप लोग जरूर देख लेना। वहां पे कुछ केचुआ जैसा बना होगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरीके का होता है। जो लेज़मेनिया होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और ये फिर डिवाइड होगा, दो इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होगा। उसको आप अपनी बुक से देख लेना। तो नेक्स्ट है आपके पास, वो है आपका फ्रेगमेंटेशन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, तो फ्रेगमेंटेशन को जब हम लोग समझते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ, क्या बोला मैंने बोला फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, तो फ्रेगमेंटेशन में, अच्छा अभी एक चीज और ध्यान रखो, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं कि जो तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यूनिसेलुलर में होता है। तो यूनिसेलुलर की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है। अभी आप ये देखो कि जो मैंने ये अमीबा बनाया, तो एक अमीबा था, ये दो अमीबा में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब एक ही
कन्वर्ट हुआ ना दूसरे में, तो ये आप इसको बोल सकते हो एक डॉटर है और एक पेरेंट है। आ रही है बात समझ में? तो ये डॉटर सेल हो सकता है, ये पेरेंट सेल हो सकता है। तो इसका मतलब, लेकिन क्या है, पहले तो एक ही था, यहाँ पे कोई दूसरा तो नहीं आया। तो मतलब जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म मैं यूनिसेलुलर नहीं बोल रहा हूँ, सिंगल ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूँ। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म जब दो या दो से ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाए तो उस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ रही है बात समझ में? सबसे पहला जो है वो है फिजन। क्या है पहला? जो पहला है वो है आपका फिजन, और जो दूसरा मैंने लिया है वो है फ्रेगमेंटेशन, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन में है, जो फ्रेगमेंटेशन का आपका एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन का, वो है स्पाइरोगायरा। अच्छा, अब आप इसको जरा समझो कि स्पाइरोगायरा मतलब ये फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, मानो कि कोई एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, ये क्या करेगा कि ये अपने कुछ फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि ये कुछ फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, जैसे इतने फ्रेगमेंट्स में टूट गया, फिर इसका ये अलग पार्ट हो गया, फिर ये अलग पार्ट हो गया, इतना अलग पार्ट हो गया, फिर ये पार्ट अलग हो गया। तो जितने भी फ्रेगमेंट्स में टूट रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो मतलब यहाँ पे 6 न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 6 न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो 6 न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं किसमें? स्पाइरोगायरा जैसे ऑर्गेनिजम्स में। तो ये जो तरीका है कि फ्रेगमेंट्स में टूट करके फिर नया ऑर्गेनिज्म बन जाना, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन। ठीक है ना? आपने ये देख लिया फ्रेगमेंटेशन किसमें हो रहा है? स्पाइरोगायरा में हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा रीजनरेशन। क्या आता है हमारा? तीसरा, जो थर्ड पार्ट है वो है आपका रीजनरेशन। देखो पता है क्या, हॉलीवुड मूवीज का जो मतलब एक तरीके से वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, साइंस फिक्शन मूवीज। जनरली हॉलीवुड मूवीज जो हैं वो कई सारी जो बनाई गई, चाहे वो मतलब कि कैसे भी सुपर हीरोज़ के साथ वो बनाई जाती है ना, तो उनका वो लोग बहुत बेसिक लेवल पे काम करते हैं। किसके ऊपर? साइंस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये जो रीजनरेशन दिखा रहा हूँ ना, आपने ये अपने मतलब बुक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आपने मतलब कहानी में सुना होगा कि कोई एक ऐसा राक्षस था जो अलग अलग मतलब जितने उसके बूंद गिरते थे खून के, वहाँ से एक नया राक्षस हो जाता था। फिर काली माता ने उसके सारे खून को एक कटोरे में इकट्ठे करके कुछ पी लिया था, समथिंग लाइक दैट। तो रीजनरेशन में क्या है? वैसा ही कुछ है। मतलब क्या है कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसको आपने काट दिया, आपने उसको काट दिया, अलग अलग हिस्सों में काट दिया। ठीक है, आपने किसी एक ऑर्गेनिज्म को, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है और आपने क्या किया कि इसको अलग अलग हिस्सों में काट दिया। ठीक है, आपने इसको क्या किया? अलग अलग हिस्सों में काट दिया। ये जो है ये आप कर रहे हो, मतलब ये आप कर रहे हो। फ्रेगमेंटेशन क्या था? फ्रेगमेंटेशन में वो खुद अलग अलग हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ पे क्या किया? ये आपने काट दिया, या फिर किसी भी वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो गया? अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गया। और देखो यहाँ पे जितने भी हिस्से हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी क्या 6, ऐसे ये 7 भी हो सकता है। लो मैंने 7 कर दिया, तो यहाँ पे अब ये 7 न्यू ऑर्गेनिजम्स में, मतलब न्यू इंडिविजुअल्स में ये डेवलप हो जाएगा। न्यू इंडिविजुअल्स में क्या होगा? ये डेवलप हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है जिसमें आप मतलब वो जितने फ्रेगमेंट्स में आप काटोगे तो उतने नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या? रीजनरेशन। क्यों? क्योंकि वो रीजनरेट हो जा रहा है। मतलब ये जैसे एक पार्ट था ना, इससे पूरा ऑर्गेनिज्म दोबारा बन जा रहा है, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। और अगर आप देखोगे ना, कई सारी जो हॉलीवुड मूवीज है ना, उसमें क्या दिखाया जाता है? उसमें दिखाया जाता है कि कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको मारा गया, वो 2 में स्प्लिट हुआ और फिर वो 2 और ज़्यादा मतलब 2 नए इंडिविजुअल्स बन गए। ठीक है, तो मतलब वो लोग साइंस का यूज़ कर रहे हैं। और आपको मैंने बताया कि रीजनरेशन जो है उसके लिए आपको अगर एग्जाम्पल याद रखना है तो वो है हाइड्रा। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग क्या है। तो नेक्स्ट है आपका, अच्छा हाइड्रा भी है और इसमें आपका प्लेनेरिया भी है, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ठीक है, अच्छा दूसरा, फिर इसके बाद जो है फोर्थ, वो है हमारा बडिंग। क्या है? बडिंग। अच्छा, अब बडिंग क्या है? आपको पता है बर्ड्स क्या होती हैं? जो एक छोटा सा कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो जो कि थोड़ा फूला हुआ हो, ठीक है, तो वो आगे चल करके बर्ड सा बन जाता है। ठीक है ना? तो जैसे मानो कि अगर मैं बडिंग बोलूँ तो बडिंग किस में होता है? तो बडिंग होता है तुम्हारा किस में? बडिंग के लिए ये है तुम्हारा क्या? हाइड्रा। इसके लिए भी आपका हाइड्रा है। रीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो भी हाइड्रा में हो जाती है।
और जो तुम्हारा बडिंग है वो भी तुम्हारा हाइड्रा में हो जाता है पॉसिबल, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग जरा कि इसमें होता क्या है, मतलब बडिंग वाले केस में क्या होता है कि जैसे ये कोई एक मतलब ऑर्गन, जैसे ये कोई हाइड्रा है, ठीक है, और यहाँ पे इसका मतलब न्यूक्लियस मान लो, ठीक है। तो बडिंग में क्या होगा कि एक छोटा सा हाइड्रा यहाँ पे फॉर्म होगा, एक छोटा सा हाइड्रा यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है। आगे चल करके थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। जब ये थोड़ा मैच्योर हो जाएगा तो ये अलग हो जाएगा, किससे, पेरेंट सेल से अलग हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि एक बड जैसा, क्या बडिंग में क्या हुआ, बड जैसा एक फॉर्मेशन हुई और फिर आगे ग्रो हुआ और ग्रो होकर के वो अलग हो गया और फिर किसमें, एक नए इंडिविजुअल में वो कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बडिंग। बडिंग किस में हो रही है, हाइड्रा में हो रही है। और हाइड्रा में दूसरा भी क्या हो रहा है, रीजनरेशन जो है वो भी हो रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, रीजनरेशन का ये भी लिख देना कि इसमें प्लेनेरिया में भी होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि और क्या क्या है। अच्छा, एक है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, बडिंग हो गया। फिफ्थ जो है, जो फिफ्थ हम लोग देखेंगे वो है आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या है, आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे क्या है कि आपने आलू देखा है, आलू में आपने, अगर आपने आलू को मिट्टी के अंदर डाल करके रख देना तो उसके ऊपर कुछ बर्ड्स निकल जाती हैं, छोटी छोटी जो हैं बर्ड्स निकल जाती हैं। अगर आप उनको काट करके मिट्टी में लगाओगे ना अलग अलग करके, तो वहां से एक आपको नया प्लांट मिल जाएगा। इवन आलू की खेती भी ऐसे होती है कि आप आलू को अलग अलग हिस्सों में काट दो और फिर उसको जमीन में लगा दोगे तो वहां से एक आलू का जो पौधा है वो जनरेट हो जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या हुआ कि जैसे कोई लीफ है, कोई लीफ है, मानो इस तरीके से कोई लीफ है, ठीक है ना, इस तरीके से कोई लीफ है। तो इस लीफ के ऊपर में भी क्या हो जाता है, इस लीफ के ऊपर में अलग अलग जो है प्लांट जो है वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। आपको करना बस इतना है कि इन छोटे छोटे प्लांट्स को यहां से निकालो और मिट्टी में लगा दो। तो ये देख रहे हो आप, एक ही प्लांट था, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई दूसरी चीज आकर के, कोई दूसरा प्लांट आकर के इसका इस पत्ती के साथ मिल रहा है, ठीक है, और फिर जाके फॉर्मेशन हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सिंपल ये जो लीफ है, इस लीफ पे ही कुछ नए प्लांट्स की ग्रोथ हो जा रही है, ठीक है। अब आप इनको अगर कट करके जमीन में लगाओगे, मिट्टी में लगाओगे, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक नया प्लांट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके की जो प्रोपागेशन होती है, इस तरीके के जो रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और आपके पास जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म आपको ध्यान रखना है वो है आपका ब्रायोफाइलम। क्या है, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, ठीक है ना। तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। और अभी देखो क्या है, और ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें कुछ नई चीज़ें हैं। देखो आपने ना अपनी नॉर्मल लाइफ में देखा होगा, आपने ये सुना है कि जब गन्ने की खेती होती है, मतलब जो गन्ने लगाए जाते हैं ना, वो कैसे लगाए जाते हैं, उनको आप अलग अलग हिस्सों में काट देते हो और फिर ज़मीन में उसको सीधा सीधा करके आप गाड़ देते हो, ठीक है ना, मतलब फ्लैट करके गाड़ देते हो और उसके बाद वहाँ से गन्ने जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है, नया जो गन्ने का प्लांट है वो निकल जाता है। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि जो रोज़ होता है ना, जो रोज़ का प्लांट है, आप उसको क्या करो, आप उसको कटिंग करो, कटिंग करके ज़मीन में लगा दो, ठीक है। जब ज़मीन में लगाओगे तो वहाँ से जो कटिंग आपने लगाई है वहाँ से भी एक प्लांट जो है वो निकल जाएगा। अब इसका मतलब बताओ, वहाँ पे कोई दूसरा प्लांट नहीं आया, आपने एक सिंगल पेरेंट प्लांट से ही दूसरा नया प्लांट जनरेट कर दिया। तो मतलब ये भी तो एक रिप्रोडक्शन ही हुआ ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि नया इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है। तो जब नया इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है उसको क्या बोलोगे आप, रिप्रोडक्शन बोलोगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको शायद जो चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद एक और बचा हुआ है, 6 जो है वो है आपका स्पोर फॉर्मेशन। एक बार हम लोग देख लेते हैं, हाँ ठीक है, आपका बचा है एक स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ध्यान ये रखना कितने फॉर्म्स हैं, 6 हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे पहला हो गया फ्यूजन, फिर रीजनरेशन हो गया, फिर क्या हो गया, रीजनरेशन से पहले आपका क्या है, इसको अगर सीक्वेंस में याद रखोगे तब आपको ये ध्यान में रहेगा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। पहला फ्यूजन हो गया, फिर फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिर रीजनरेशन हो गया, फिर आपका बडिंग हो गया, बडिंग के बाद आपका क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एंड देन लास्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। ये ऐसे कुछ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैं। और स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो यहाँ पे कुछ एक इस तरीके का प्लांट बना हुआ है जिसके ऊपर में क्या है, जिसके ऊपर में
कुछ मतलब बॉल लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब हवा चलेगी ना तो ये जो बॉल्स हैं ये उड़ उड़ करके जाएंगी और कहीं पे ज़मीन पे गिर जाएंगी। जहाँ पे भी ये ज़मीन पे गिरेंगी ना, जहाँ पे भी ये ज़मीन पे गिरेंगी वहाँ पे एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो ये जो तरीका है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो भी प्लांट है उससे मतलब हवा या फिर विंड किसी भी वजह से जब वो उसके जो अंदर जो भी मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो जेनेटिक मटेरियल है वो कहीं पे गिरेगा तो वहाँ से एक नया इंडिविजुअल क्रिएट हो जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और हाँ, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, तो ये होता है राइजोपस में। किसमें, राइजोपस। आ रही है बात समझ में। अब हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे और हम लोग इसमें सबसे पहली चीज़ों कुछ मतलब स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, चीज़ों को एक के बाद एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा, तो अभी आप ये चीज़ देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैंने इनिशियल फेजेस में क्या बताया। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि यहाँ पे टू इंडिविजुअल्स taking part in formation of न्यू इंडिविजुअल मतलब कि नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए क्या हो रहा है, दो ऑर्गेनिजम्स मतलब टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मतलब टू इंडिविजुअल्स की ज़रूरत पड़ रही है किसी नए ऑर्गेनिज्म या फिर नए इंडिविजुअल को बनाने के लिए। तो ये जो मेथड है इसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी चीज़ ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं भाई, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म था, मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएशंस कम होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं कि जो वेरिएशंस हैं वो लेस होते हैं। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे जो आपके वेरिएशंस होंगे वो क्या होंगे, जो आपके यहाँ पे वेरिएशंस होंगे वो आपके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, मतलब हाई वेरिएशंस क्या होंगे इस केस में, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि उसकी ज़रूरत क्या है। तो देखो आप समझो ज़रा इस चीज़ को, रीज़न क्या है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या पड़ी भाई। जब आपका मतलब ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, मतलब ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकता है, मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट या फिर अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो क्या जरूरत पड़ी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शन होता है। क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। आ रही है बात समझ में, डिफरेंट ऑर्गन्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। अब दूसरी चीज क्या है, तो जब डिफरेंट फंक्शंस हैं तो समझो जरा, जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन है, ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन का काम है भाई थिंकिंग का, सोचने का काम है किसका, ब्रेन का। तो वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, नहीं कर सकता फिर, ठीक है। या फिर हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना या फिर ट्रांसपोर्टेशन में वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्या वो रिप्रोड्यूस करेगा, नहीं। तो इसका मतलब कि एक कोई अलग से कोई एक सेल, मतलब कोई एक अलग से हमारी बॉडी में ऑर्गन होगा जो कि यूज होगा किसमें, रिप्रोडक्शन के पार्ट में। आ रही है बात समझ में। तो जब अलग मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डिफरेंट ऑर्गन बनाया गया है फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फॉर रिप्रोडक्शन जब अलग ऑर्गन आपकी बॉडी में बना हुआ है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मतलब उसमें जिसको बोलते हैं आप कि उसकी फर्दर ग्रोथ के लिए या फिर एक नए इंडिविजुअल की फॉर्मेशन के लिए आपको उन ऑर्गेनिजम्स पे काम करना पड़ेगा। तो वो ऑर्गन्स जो हैं वो कहाँ पे यूज होंगे, वो होंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में।
और दूसरी चीज क्या है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या यहां पे आपको मैंने बताया कि यहां पे जो वेरिएशंस हैं ये ज्यादा हैं। क्या हैं? वेरिएशंस क्या हैं? ज्यादा हैं। इसी वजह से जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो सस्टेनेंस है वो ज़्यादा होती है। सस्टेनेंस ज़्यादा होने का रीज़न क्या है? सस्टेनेंस ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि भाई वेरिएशंस ज़्यादा हैं, इसका मतलब कि क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा जल्दी ढल जाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो वेरिएशन ज़्यादा होने की वजह से मतलब जो उनकी एग्जिस्टेंस है वो क्या है? वो ज़्यादा हो जाएगी। एग्जिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी। आ रही है बात समझ में? क्योंकि उनके अंदर जो है वेरिएशन जो है वो ज़्यादा है। एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी इंडिविजुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर जब कोई भी इंडिविजुअल बनेगा, जो डीएनए है ना वो कहाँ से, मतलब वो तो बहुत पुरानी जनरेशन से ट्रांसफर होता हुआ आ रहा है। तो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत पहले की जनरेशन से भी ट्रांसफर होते हुए आ रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो जो डीएनए हमारा क्रिएट हो रहा है उस डीएनए के अंदर मतलब जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है ना उन सब के कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है वो वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है? तो मतलब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मतलब जो एग्जिस्टेंस है, मतलब जो आप मतलब जो वेरिएशंस हैं उसके साथ साथ कई पीढ़ियों से जो है आपका मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैरी ऑन हो रही है फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है ना? ठीक है। अब हम लोग जरा देखते हैं कि अच्छा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे भी आपको ध्यान ये रखना है कि डीएनए में भी क्या मतलब डीएनए जो है वो आपका किसमें, चाहे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, दोनों में क्या यूज हो रहा है? डीएनए यूज हो रहा है। बट होता क्या है कि जब तुम्हारा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो वहां पे फुल डीएनए कॉपिंग होती है। आ रही है बात समझ में? वहां पे क्या होता है? फुल डीएनए कॉपिंग होती है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म ही है ना जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को बना रहा है। तो वहां पे क्या होगा कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसका जो डीएनए है उसकी कॉपिंग होगी पूरी और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो फॉर्म होगा। यहां पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हाफ जो है, जो हाफ डीएनए है वो आएगा आपका मदर से और जो हाफ डीएनए है वो आएगा आपका फादर से। ठीक है ना? मतलब आप ऐसे ही बोल सकते हो कि हाफ डीएनए मेल से आएगा और हाफ डीएनए जो है वो फीमेल से आएगा, तब जाकर आपका पूरा डीएनए जो है वो बन रहा है और उसकी मतलब इस चीज से आगे फिर जो है आपका वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो रहा है। आ रही है बात समझ में? अब हम लोग जरा आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इसमें अगर कोई और चीज़ अगर आपको इंपॉर्टेंट बतानी है तो ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने एक चीज़ को और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो अभी मैंने आपको बताया कि एक मेल और एक फीमेल दोनों से आ रहा है, बट जो इंफॉर्मेशन मतलब जो डीएनए कैरी कर रहा है, जो सेल जो क्या कर रहा है, जो डीएनए इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, जो डीएनए कैरी कर रहा है, जो डीएनए कैरी कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे जर्म सेल। क्या बोलेंगे उसको? जर्म सेल बोलेंगे। आ रही बात समझ में? क्या बोलेंगे उसको? जर्म सेल बोलेंगे। अब क्योंकि दो सेल्स ऐसे हैं जो कि एक मेल से आ रहा है और एक फीमेल से आ रहा है, तो मतलब एक हो गया आपका फीमेल जर्म सेल, क्या हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा आपका फीमेल जर्म सेल और एक हो जाएगा आपका मेल जर्म सेल। दो हो जाएंगे ना यहाँ पे, एक हो जाएगा मेल जर्म सेल। अब आगे समझो कि जो फीमेल जर्म सेल है ना, जो फीमेल जर्म सेल है वो होता क्या है? तो वो ऐसा जर्म सेल है जो अपने साथ एनर्जी भी कैरी करता है। क्या? एनर्जी भी कैरी करता है। अगर कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि एनर्जी कौन कैरी करता है, तो वो फीमेल जर्म सेल जो है वो क्या है? एनर्जी कैरी करता है। और साथ में डीएनए भी कैरी करता है। वो डीएनए भी कैरी करता है अपने साथ, बट जो मेन है ना वो एनर्जी कैरी करता है, जो कि जो मेल जर्म सेल है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए कैरी करता है। वो डीएनए कैरी करता है, वो आपका एनर्जी जो है वो कैरी नहीं करता है। अब बताओ कि ये एनर्जी की जरूरत क्या होगी? लेट सपोज आपको यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जब ये दोनों चीज़ें मतलब जब मेल जर्म सेल मतलब फीमेल जर्म सेल एंड मेल जर्म सेल जब मिलेंगे, तो जब मिलेंगे तो उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा आपका? जाइगोट। और जाइगोट के बाद ये बनेगा तुम्हारा एम्ब्रियो। ठीक है ना?
और एम्ब्रियो जब बनेगा तो उसके बाद फिर ये जो है नया मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म में फिर ये कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? न्यू ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। अभी आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है, मतलब कि अच्छा कभी कभी ये क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे? व्हेन मेल जर्म सेल फ्यूज विद, या फिर व्हेन मेल जर्म सेल फ्यूज विद फीमेल जर्म सेल टू फॉर्म जाइगोट, दिस प्रोसेस या फिर दिस जो भी ये फंक्शन हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच मेल जर्म सेल फ्यूजेज विद फीमेल जर्म सेल। समझ में आ रहा है कि मेल जर्म सेल जब फ्यूज हो जा रहा है फीमेल जर्म सेल में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है? जाइगोट बन रहा है, और जाइगोट के बाद क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है, और ये एम्ब्रियो क्या हो रहा है? न्यू ऑर्गेनिजम्स में फिर डेवलप हो जा रहा है। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? चलो ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो तुम्हारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये फ्लावर्स में कैसे होता है। क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर्स में कैसे हो रहा है? किसमें? फ्लावर्स में, इन फ्लावर्स में जो मतलब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे कि ये डायग्राम मैं आपकी बुक से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम ये बना लिया, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जो हैं वो फॉर्म कर देते हैं, और यहाँ पे मैं सिर्फ 3 ही ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, ठीक है? और इनके टॉप पे हम लोग एक मटेरियल को हम लोग लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा मैं इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये अब देखो, और यहाँ पे फिर आपका ये जो यहाँ पे मतलब जो लीव्स हैं वो हो गई, ठीक है? ये आपके मतलब जो आपके सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं, जैसे ये पेटल्स हैं, ये सेपल्स हैं, ठीक है? मतलब जो ग्रीन पार्ट दिखता है आपको वो एक तरीके से जो फ्लावर को पूरा होल्ड कर रहा है वो सेपल्स होती हैं, और जो फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ हैं उसको बोलते हैं पेटल्स। अच्छा, तो आपको पता है, आप मतलब चाहे आप फ्लावर का कैसा भी यूज़ करते हो, आप ये समझो कि इनका फ्लावर के अंदर फंक्शन क्या है। तो जो सेपल्स एंड पेटल्स हैं ना, ये क्या करते हैं? ये इस वाले पार्ट को, मतलब जो मेन पार्ट है ना, इसको होल्ड करके रखते हैं, इसको संभाल करके रखते हैं, इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्लांट्स में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनका पर्पस क्या है? उनका पर्पस है फॉर रिप्रोडक्शन। आ रही है बात समझ में? अब उसको समझोगे कैसे? देखो, ये जो पेटल्स हैं और ये जो सेपल्स हैं, इनका काम क्या है? इस जो मेन पार्ट है इसको संभाल के रखना। अब हम लोग ये समझेंगे कि ये जो मेन पार्ट है आपका, ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे देखो, सबसे पहली चीज़ जो ये है, मैं यहाँ पे एक अलग कलर से लिख रहा हूँ, हाँ, तो जो ये वाला पार्ट है ये है आपका एंथर। क्या है ये? एंथर। अच्छा, दूसरा फिर आपका जो ये वाला पार्ट है ये हो गया आपका फिलामेंट। क्या हो गया? ये फिलामेंट हो गया। अब इन दोनों को, ये दोनों क्या हैं? ये हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, और उसको बोलते हैं हम लोग स्टेमन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्टेमन बोलते हैं, ठीक है ना? स्टेमन, STAMEN, स्टेमन। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ये जो पार्ट हैं, जैसे ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। क्या होता है ये? स्टिग्मा होता है। क्या होता है? स्टिग्मा, ठीक है? और उसके बाद ये वाला जो पार्ट हो गया, ये आपका हो गया तुम्हारा क्या? स्टाइल, ठीक है? और दूसरा इसके बाद ये पूरा जो जहाँ पे कनेक्टेड है ना, इस तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है? जहाँ से ये पूरा कनेक्टेड है, ये होता है तुम्हारा ओवरी। क्या होता है? ये ओवरी होता है। क्या होता है? ओवरी। अब देखो क्या है कि इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है? ये है आपका फीमेल पार्ट ऑफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है? ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर।
ठीक है, और इसको हम लोग बोलते क्या हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग पिस्टल। क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टल बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? अभी तक सारा चीज़ समझ में आ रही है। अब हम लोग जरा यहाँ पे फंक्शनिंग समझते हैं कि फंक्शन इसमें हो क्या रहा है। तो देखो क्या है कि एंथर से यहाँ पे एंथर पे क्या होते हैं, यहाँ पे एंथर पे होते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ से ये जो पॉलन ग्रेन्स, ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, हवा की वजह से ये उड़ते हैं और कहाँ पे? स्टिग्मा पे जाकर के स्टिक हो जाते हैं, वहाँ पे जाकर के चिपक जाते हैं। यहाँ पे एक मतलब थोड़ा मतलब आप इसको बोल सकते हो चिपचिपा सब्सटेंस यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। जो शहद जो बनता है वो भी यहीं से ड्राइव्ड होता है, ठीक है। तो इस चिपचिपे सब्सटेंस पे ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो आकर क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। जब वो इस पे चिपक जाएंगे तो इस पाइपलाइन से होते हुए, क्या है ये पाइपलाइन, कौन सी? ये है आपका स्टाइल। तो इस स्टाइल से होते हुए वो आगे चले जाएंगे, कहाँ पे? वो चले जाएंगे ओवरी में। और ओवरी में क्या होते हैं? तो ओवरी में होते हैं आपके फीमेल जर्म सेल्स, जिनको बोलते हो आप ओवा, ठीक है, या हम लोग यहाँ पे फीमेल जर्म सेल ही लिख दे रहा हूँ मैं। तो उसके साथ वो क्या होंगे? उसके साथ जाकर के मिल जाएंगे जर्म सेल्स। तो फीमेल जर्म सेल्स के साथ जाकर के मिलेंगे और उसको कर देंगे फर्टिलाइज करने के बाद वो बन जाएगा जायगोट, और जायगोट बनने के बाद फिर वो बनेगा एम्ब्रियो वो हो गया तुम्हारा सीड। आ रही है बात समझ में? तो वही हो गया तुम्हारा सीड, जो कि नेक्स्ट ऐसे प्लांट्स को जनरेट करने के लिए यूजफुल रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया आपका किसका? फ्लावर्स का। डायग्राम कुछ आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर आप इसमें डिज़ाइन करना चाहोगे कुछ अलग से, तो आप कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकते हो। तो ये आपका फ्लावर का पार्ट हो गया। ध्यान रखना कि ये पार्ट जो है वो पेपर में फ्लावर के पार्ट जो है वो बनाने के लिए आते हैं। ऐसे ही जो तुम्हारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो भी आपका बनाने के लिए इसमें आता है। इसमें आपको मैंने फंक्शन बता दिया क्या क्या चीज़ें होती हैं। पॉलन ग्रेन कहाँ पे होता है? तो वो एंथर पे होता है, और वो कहाँ पे? स्टिग्मा पे जाकर के चिपकता है। स्टिग्मा से फिर वो स्टाइल से होता है वो कहाँ पे? ओवरी में पहुँचता है, और ओवरी में होता है तुम्हारा ओवा, मतलब फीमेल जर्म सेल्स। उनका फर्टिलाइज होगा, फिर जाकर के वो किस में? जायगोट में कन्वर्ट होगा, जायगोट से देन वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं किस पे? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ये होगा शायद रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इसको जरा हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। देखो क्या है, अभी तक आपने कई सारी चीज़ों को समझ लिया। आपने ये समझ लिया कि भाई रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है डीएनए, ठीक है, चाहे वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो। ज़रूरत किस चीज़ की है? डीएनए की ज़रूरत है। और आपने फ्लावर में भी समझ लिया कि उसमें क्या हो रहा है। अच्छा, तो जो आपको पॉलन ग्रेन है वो क्या है? वो एक सब्सटेंस है जो कि डीएनए कैरी कर रहा होगा, ठीक है। और फिर ओवा क्या हो गया? तो ओवा मतलब फीमेल जर्म सेल क्या हो गया? वो भी डीएनए कैरी कर रही होगी। जब दोनों का फ्यूज होगा तब जाकर के वो क्या? एक जो नए प्लांट है वो उसकी फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा ही कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा किसमें? ह्यूमन में, ठीक है। अच्छा।